पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन को हम डिस्कस करते हैं। पेरोक्सिसोम्स में हमारे पास क्या होता है कि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं उनको ब्रेक किया जाता है इनटू शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। फिर जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारे पास बनते हैं उनकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके। तो पेरोक्सिसोम्स में क्या होगा, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं उनको ब्रेक किया जाएगा इनटू शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। फैटी एसाइल को ए ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, जो कि पेरोक्सिसोम के जो है ना वो लगे होंगे उसके मेम्ब्रेन पे, उनके थ्रू आएगा पेरोक्सिसोम्स के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो फैटी एसाइल को ए है उसकी की जाएगी ऑक्सीडेशन। कौन करवाएगा? एसाइल को ए ऑक्सीडेज, और हमारे पास FAD पॉजिटिव से बनेगा FADH2। इसमें से हाइड्राइड आयन का लॉस होगा एंड FAD पॉजिटिव को मिलेंगे और FADH2 बनेगा। अब ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है इसका जो डिफरेंस है, जो हमने बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ी थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो ये है कि जो FADH2 बना है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ये केस था कि FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चेन में जाएगा और हमारे पास जो है ना फर्दर ATP इससे प्रोड्यूस होगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस स्टेप के दौरान कोई ATP हमें नहीं मिलती। वो क्यों नहीं मिलती? कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, FADH2 को ऑक्सीडाइज कर देती है और दोबारा FADH2 से बन जाता है FAD पॉजिटिव और ख़ुद रिड्यूस हो जाती है इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखें FADH2 तो हमें मिल नहीं रहा, तो कोई ATP इस केस में प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये एक डिफरेंस आ गया माइटोकॉन्ड्रियल में जो ऑक्सीडेशन हो रही है उससे। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये एक्ट करती है एज ए फ्री रेडिकल। अगर ये ज़्यादा होगी तो ये डैमेज कर सकती है सेल को, तो इसके लिए एक एंजाइम है कैटालेस, वो दोबारा इसको कन्वर्ट कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। ये हमने देख लिया पेरोक्सिसोमल बीटा ऑक्सीडेशन। और ये किस पर्पज़ के लिए हो रही है कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को ब्रेक किया जाए इनटू शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। अच्छा, अब हम दो जो है ना वो देखते हैं डिजीज़। ज़ेल्विगर सिंड्रोम ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है। इसमें क्या होगा कि जो मैट्रिक्स प्रोटीन्स हैं उनको पेरोक्सिसोम तक नहीं पहुंचाया जा सकेगा, तो पेरोक्सिसोम्स फंक्शनल नहीं होंगे। जब पेरोक्सिसोम्स फंक्शनल नहीं हैं तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होगी नहीं होगी, तो लिपिड अक्यूमुलेशन हो जाएगी। ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही तो लिपिड्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे, हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन डिवेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्स लिंक्ड एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रोफी। एड्रीनो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एड्रीनल ग्लैंड का भी डैमेज होगा। ल्यूको मीन वाइट, यानी कि नर्वस टिश्यू में जो है ना हमारे पास डीमाइलिनेशन हो जाएगी। अब ये किस वजह से होती है? इसमें हमारे पास मसला आता है कि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया करवाया जा सकता पेरोक्सिसोम्स के अंदर। अब लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही पेरोक्सिसोम्स के अंदर, तो क्या होगा कि जो फैटी एसिड्स हैं वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, हाइपरलिपिडीमिया होगा। और ये मोस्टली डिजीज़ होती है बिफोर द एज ऑफ 10। ठीक है, बिफोर द एज ऑफ 10 होती है, और इस केस में विजुअल डिसऑर्डर और बिहेवियरल डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होंगे। ये हमने देख लिया पेरोक्सिसोम से रिलेटेड दो डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने बीटा ऑक्सीडेशन में जो है ना वो पढ़ा था। बीटा ऑक्सीडेशन जब हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि उसके पहले स्टेप में क्या था कि जो फैटी एसाइल को ए हमारे पास आया था, तो फैटी एसाइल को ए डीहाइड्रोजिनेस ने क्या किया था, इसकी ऑक्सीडेशन करवाई थी। FAD पॉजिटिव से हमारे पास बना था FADH2। अब ये जो फैटी एसाइल को हैं ये 4 तरह के हैं, डिफरेंट मीडियम, शॉर्ट चेन और लॉन्ग चेन फैटी एसिड के लिए डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब जो मीडियम चेन फैटी एसाइल को ए डीहाइड्रोजिनेस है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, मीडियम चेन फैटी एसाइल को ए डीहाइड्रोजिनेस की डेफिशिएंसी होती है, तो बीटा ऑक्सीडेशन का ये जो स्टेप है पहला स्टेप ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फैटी एसाइल जो को ए है उनकी अक्यूमुलेशन हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो लिपिड्स अक्यूमुलेशन होगी, लिपिड्स की ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। और मोस्टली वो वाले फैटी एसिड्स जिनमें कार्बन एटम जो मुश्तमिल होते हैं 6 to 10 कार्बन एटम्स पर, ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी, लिपिड्स अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन नहीं हो रही तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से हमें मिलती है एनर्जी। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन तो हो नहीं रही, वहाँ से हमें एनर्जी मिलनी नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से एनर्जी हासिल करेगी। इस वजह से ग्लूकोज की भी कमी हो जाएगी, जिससे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया भी डेवलप होगा। नेक्स्ट क्या होगा, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन नहीं हो रही तो हमारे पास एसिटाइल को ए भी प्रोड्यूस नहीं होगा, जो कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन का एक प्रोडक्ट है। तो हमारे पास कंडीशन डेवलप होगी जिसे कहते हैं हाइपोकीटोनीमिया।
और उसके अलावा वॉमिटिंग की फील आएगी, और इवन कि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन अगर ज़्यादा डेवलप हो जाए तो बंदा स्लीपी होगा, कोमिक स्टेट में भी चला जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से तो एनर्जी मिलनी नहीं है, तो अवॉइड किया जाए फास्टिंग को, ताकि जो है हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया की एक्सेस कंडीशन ना डेवलप कर जाए। तो ये हमने देख लिया एम कैड मीडियम चेन फैटी एसिड कोएड डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी से क्या होगा।